सत श्री अकाल, नमस्ते सभी को। आज का पॉडकास्ट होने जा रहा है बहुत ही फेमस टॉपिक पे, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा। बहुत सारे व्यूअर्स के मन में डाउट है कि सच में ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा लेना मुश्किल है, एंड ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे उसकी पीआर होएगी, क्या यूनिवर्सिटीज में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ है नमिता कपूर, जो कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के माहिर हैं। तो मिलते हैं नमिता कपूर जी के साथ से। नमस्ते वंशिका और नमस्ते व्यूअर्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारे डाउट्स थे लोगों के मन में कि ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा जो वाकई में टफ है, ये जो मैम भी डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट सही इन्फॉर्मेशन और सही गाइडेंस के साथ आप ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस लाइन में मेरा एक्सपीरियंस 9 साल से है और 9 साल से मैंने बहुत तरीके की एप्लीकेशंस, अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल्स, डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज़ देखी हैं जो प्रॉब्लम आ रही हैं। हम बेसिकली उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है नमिता जी, तो मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि क्या एलिजिबिलिटी बनती है कि बच्चे कौन से एलिजिबिलिटी के साथ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मैम, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि आप बात कर सकते हो GO8 लेवल की यूनिवर्सिटीज़ और लेवल 1 की। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CBSE बोर्ड को ज़्यादा प्रेफर करती हैं कंपैरेटिवली टू PSCB बोर्ड। अगर बच्चा कोई भी पंजाब बोर्ड एजुकेशन से पास आउट भी है, तो अगर उसके परसेंटेज 75% प्लस हैं तो आप उस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हो, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्टेंस नहीं देता। CBSE बोर्ड की अगर एप्लीकेशन की बात करो तो 70% प्लस जो है तो बच्चा एलिजिबल है। एक चीज़ और है जो आपको बहुत देखनी पड़ती है एप्लीकेशन में, वो है कोर सब्जेक्ट्स। जो स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे डिफरेंट स्ट्रीम्स बच्चे ऑप्ट करते हैं 11th और 12th में, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने अगर स्ट्रीम ऑप्ट की नॉन मेडिकल, मेडिकल एंड कॉमर्स, ये तो डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं फर्दर ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए। बट प्रॉब्लम आती है आर्ट स्ट्रीम के बच्चों को जिन्होंने ली होती है ह्यूमैनिटीज। अब बच्चे कहते हैं ह्यूमैनिटीज लेके कोर सब्जेक्ट वो कोई लेते नहीं, ठीक है। परसेंटेज नो डाउट उनका CBSE बोर्ड का परसेंटेज 75% होता है, बट कोर सब्जेक्ट्स नहीं होता, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबिलिटी उनकी नहीं बनती। तो अगर हम बात करते हैं बेस्ट स्ट्रीम्स की, कौन सी बेस्ट स्ट्रीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो स्ट्रीम्स बनती हैं कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। और इसका आगे फर्दर स्कोप क्या हो सकता है? बच्चा IT ऑप्ट कर सकता है, कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स को ऑप्ट कर सकता है, मेडिकल फील्ड में जा सकता है जिसका स्कोप ज़्यादा है। और हम बात कर रहे थे जैसे ह्यूमैनिटीज़ की। अब ह्यूमैनिटीज़ में भी अगर बच्चे के पास कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, ये सब्जेक्ट्स अगर ले लिया और 4 कोर सब्जेक्ट्स बन जाते हैं तो वो एलिजिबल होता है फर्दर अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए। नमिता जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे सारे व्यूअर्स को। आई गेस कि बच्चों की ये पॉडकास्ट देख के उनकी कुछ हेल्प होगी और उनको जानकारी मिलेगी कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा कैसे अप्लाई किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी डिफिकल्टीज बच्चों को आती हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के अप्लाई करने में, जैसे कि GT क्लियरेंस। तो क्या विचार है आपका उसके बारे में? तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं? मैम, पहले एक टर्म होती थी ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बहुत लोगों को पता थी, दैट इज GT, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस। बट मार्च 20 में ये एप्लीकेशन का नेम चेंज हो गया और इसको GS के नेम से स्टेट किया गया, दैट इज जेन्युइन स्टूडेंट। बट इनकी बीच का क्राइटेरिया इज सेम, GT एंड GS वन एंड द सेम। इसमें क्या फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं मैम, कि हमें ये क्लैरिफाई करना पड़ता है कि बच्चे का जो मेन पर्सपेक्टिव है वापस आने का, वो क्लियर होना चाहिए उसके GT स्टेट में, प्लस उसके फाइनेंशियल्स ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। नो डाउट आपकी एप्लीकेशन, जो आपके एकेडमिक्स हैं वो तो मैटर करते ही करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट आपके फाइनेंशियल्स भी उतना ही मैटर करते हैं आपके GT में। और फाइनेंशियल्स के अंदर आपकी ITRs, आपके फंड्स, सोर्स ऑफ फंडिंग, ये सब मैटर करती है। ये चीज़ें हमें GS में शो करनी पड़ती है कि बच्चा जो है एक्चुअल में उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी एनुअल इनकम क्या है, कितनी अमाउंट वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं आपके GS स्टेज में, अलॉन्ग विद द SOP के अंदर हमें आपका एक तो कोर्स बहुत रेकमेंड करना पड़ता है कि भाई बच्चे ने अगर ये कोर्स ऑप्ट किया है, सपोज एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने बैचलर ऑफ बिजनेस जो है वो प्रेफर किया है, तो वाई दैट एप्लीकेंट प्रेफर दैट कोर्स, वो उसकी जस्टिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। प्लस
साथ में आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है उस कोर्स के लिए, कि आपने अगर ये कोर्स ऑप्ट किया है तो फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं कि इस कोर्स के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका फ्यूचर स्कोप क्या है। अलॉन्ग विद दैट एसओपी के अंदर आपका रिटर्न पर्पस जरूर स्टेट होना चाहिए, क्लैरिफाई होना चाहिए कि व्हाई देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रीजन कि आप वापस क्यों आना चाहते हो, वो रीजन आपका जस्टिफाइबल होना चाहिए। ये आपके जीटी स्टेज में मैटर करता है। ठीक है, तो नमिता जी अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड रहते हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा, कि जिससे बच्चे अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर सकें और ये आपके जो आंसर है वो बच्चों को हेल्प कर सके और हम जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके आंसर्स, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सके, तो बता सकते हैं? वंशिका, हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, देखो एकेडमिक्स तो सबको पता है, 10th और 12th। ऑस्ट्रेलिया आपसे 10th और 12th के एडमिट कार्ड्स भी मांगता है, ठीक है। आपको डिजी लॉकर का यूजर आईडी पासवर्ड भी शेयर करना पड़ता है और वेरीफाइबल मार्कशीट्स भी देनी पड़ती हैं। पासपोर्ट भी आपका रिक्वायर्ड होता है, बट वो भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा 18 बिलो ना हो, 18 प्लस हो। तो ये एज भी इसमें मैटर करती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की यूजी की एप्लीकेशंस पंच आउट कर रहे हैं तो उसमें मैटर करेगा कि बच्चा एक तो 18 साल का होना चाहिए, 10th और 12th, और साथ में बच्चे के आइल स्कोर चाहिए। आइल स्कोर की बात करें तो हमें ईच 6 की रिक्वायरमेंट है, और पीटी की बात करें तो 55 नॉट लेस देन 51 का स्कोर हमें रिक्वायर्ड होता है। पासपोर्ट के साथ और आपके आइल स्कोर के साथ हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, और उसके अंदर मैटर करता है आपका एक स्मॉल एसओपी। स्मॉल एसओपी इज लाइक कि बच्चे ने कौन सी यूनिवर्सिटी उसकी प्रेफरेबल है, कोर्स का क्या रीजन है, और वो अराउंड 300 वर्ड्स की हमें रिक्वायर्ड होती है। तो वो एक जस्टिफिकेशन हमें एप्लीकेशन के साथ पंच करनी पड़ती है, तो इसके थ्रू हम एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं। तो बेसिक ये हमें फर्स्ट स्टेज के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। चलो 1 2 3 रेडी। ठीक है नमिता जी, मैं पूछना चाहूंगी कि बच्चे बहुत कंफ्यूज है, व्यूअर्स बहुत कंफ्यूज है कि हमें कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, क्या बेटर चॉइस है उन बच्चों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए, तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं? मैम, मेरी पर्सनल सजेशन तो आपको इस पॉइंट पे ये है कि बेटर ऑप्शन ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करें रादर देन कॉलेजेस, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का रेशो, यूनिवर्सिटीज़ का फर्दर स्कोप जो है वो ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली टू कॉलेज। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आपका फर्दर, आपको इंटर्नशिप्स, फर्दर आपकी प्लेसमेंट्स जो है वो काफ़ी अच्छे स्केल पे हो जाएंगी, ठीक है। तो बेटर ओपिनियन मेरा यही है कि यूनिवर्सिटीज़ रेकमेंड करें अगर बच्चा यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल है, ना कि कॉलेज में वो अपनी एप्लीकेशन पंच करें। क्योंकि अगर हम फीस की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की फीस में हार्डली सिर्फ 1 से 1.5 लाख का फर्क पड़ेगा आपको, पर फीस तो उतनी ही जाएगी ना। तो बेटर है कि बच्चा फिर यूनिवर्सिटी से अपनी अच्छी डिग्री, क्वालिफिकेशन ये सब ले रादर देन कॉलेज को रेकमेंड करें। ठीक है नमिता जी, तो नमिता जी अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने पहले बताया कि बच्चे जो है जीटी क्लियरेंस में या जीएस क्लियरेंस में ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड रहती है। अब व्यूअर्स ये भी कहते हैं कि हमें क्या आईटीआर्स फिल करनी चाहिए, क्या हमारे पेरेंट्स की आईटीआर्स होनी चाहिए, क्या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, कौन कौन हमें फंडिंग के लिए स्पॉन्सर कर सकता है, तो इस बात पे भी आप क्या जानकारी देंगे हमारे व्यूअर्स को? जो बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं मैम, पहले तो वो ब्लड रिलेशन में ही होने चाहिए, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, ठीक है। अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो मदर और फादर दोनों की इनकम मिला के अराउंड 12 से 13 लाख तक की एनुअल इनकम उनकी होनी चाहिए विद प्रूफ। हम क्या करते हैं जनरली, आप ये देखते होंगे कि आईटीआर में सब लोग 6, 6.5, 7 लाख की आईटीआर भरवा लेते हैं, बट एविडेंस क्या होता है, कुछ भी नहीं, राइट। बट ऑस्ट्रेलिया ऐसी चीज़ों को डिफाइन नहीं करता और एक्सेप्ट नहीं करता जिसकी जस्टिफिकेशन नहीं होती। अगर आप आईटीआर फिल कर रहे हैं तो सपोज अगर बिजनेस की है तो उनको बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कि किस बिजनेस का किया। एंड वन मोर थिंग विच इज़ द लेटेस्ट अपडेट, ऑस्ट्रेलिया एमएसएमई सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ करंट अकाउंट और यू हैव अ जीएसटी नंबर। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपके पास अगर आपने कोई भी आईटीआर अपनी वैसी फेकली डिफाइन की हुई है किसी भी अमाउंट की, तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आपकी वो अमाउंट जस्टिफाइबल नहीं होती कि आपने वो क्या आपका बिजनेस सोर्स है। अगर आप सैलरी की भी बात करते हैं कि अगर आप सैलरीड हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो इनफैक्ट उनको वो आपकी अकाउंट सैलरी भी रिक्वायर्ड रहेगी,
सैलरी स्लिप्स हैं तो भी रिक्वायर्ड रहेगी, एक्सपीरियंस काउंट, ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड होते हैं आपको अपना सोर्स जस्टिफाई करने के लिए कि आप अपनी एनुअल इनकम जो आप फिल कर रहे हैं आईटीआर में वो किस बिहाफ पे फिल कर रहे हैं। तो इस केस में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा स्ट्रिक्ट है मैम। अगर आप जस्टिफाइबल कर देते हो सारी चीज़ें, आपके फाइनेंशियल्स, आपकी फैमिली में फादर मदर क्या क्या कर रहे हैं, जस्टिफाइबल सोर्स है, तो आप इजीली ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन पंच कर सकते हो। और एक और चीज़, जनरली क्या होता है इंडियंस में, वो क्या करते हैं, अगर हाउसवाइफ होती हैं तो उनकी आईटीआर्स को एज अ बुटीक फिल कर देते हैं। तो ये भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज जनरली लास्ट ईयर ऑलमोस्ट आउट ऑफ 190 ऐसी एप्लीकेशंस थी जिसके अंदर फेक सोर्स डाला गया था बुटीक का। अब ऑस्ट्रेलिया वो एक्सेप्ट नहीं करती। इन केस अगर बुटीक का भी है तो यू हैव करंट अकाउंट, यू हैव जीएसटी, ये सब डॉक्यूमेंटेशंस उनको चाहिए होते हैं, तो वो जस्टिफाइबल नहीं होते हैं। तो इसलिए बेटर है कि अगर किसी भी स्पाउस का, मतलब लाइक उसकी फैमिली में अगर मदर हैं या किसी का भी आप बुटीक फिल कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट पर्सन ऐड ऑन कर लें एज अ स्पॉन्सर। उस पर्सन को एज अ स्पॉन्सर मत शो करो, बट वो भी फैमिली रिलेशन में हो, लाइक अ ब्लड रिलेशन। तो ये बेटर सजेशन है रादर देन बुटीक फिल आउट करने के लिए। इनफैक्ट अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक और चीज़ ऑप्शन में रखी है कि अगर आपके पास एमएसएमई है तो आप अपने शॉप एक्ट के थ्रू भी, कोई भी अगर आपका बिजनेस है तो जेन्युइन अगर आपका कोई शॉप एक्ट है तो उसके थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन पंच कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका वे रहेगा अपनी जीटीज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करने के लिए। अगर करंट अकाउंट में आप इनफैक्ट अपनी कोई भी सैलरी या कोई भी अमाउंट ऐसा कुछ भी उसमें नहीं डाल रहे, तो आप अपने सेविंग अकाउंट को भी यूटिलाइज कर सकते हो एज अ बिजनेस, बट यू नीड टू गिव देम एविडेंस। तो ये उनका क्राइटेरिया होता है टू गेट योर क्लियरेंस। वाह नमिता जी, मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि एमएसएमई बच्चों के मन में आता है, व्यूअर्स के मन में आता है कि एमएसएमई दिखा दे तो हमारा बिजनेस जस्टिफाइड है, एमएसएमई प्रूफ्स हमारे पास हैं। काफी व्यूअर्स के ये क्वेश्चन थे, तो उसका आंसर आपने बहुत बखूबी तरीके से हमारे व्यूअर्स को बताया है कि एमएसएमई तो होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ में आपके पास करंट अकाउंट प्रूफ या फिर आपके पास प्रॉपर बिजनेस जस्टिफिकेशंस भी होनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ व्यूअर्स को आपके ये एमएसएमई पे जो भी आपके डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो नमिता जी, हम आपसे पूछते हैं कि मतलब बच्चों ने पीएसडब्ल्यूपी का क्या मतलब वहाँ पे सिनेरियो है कि फर्दर उन्होंने पीएसडब्ल्यूपी लेना है या फिर उन्होंने पीआर अप्लाई करनी है या फर्दर वो अपने ड्यूरिंग स्टडीज वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो उस पे मतलब कैसे वो, मतलब क्या उनको कितने ड्यूटी आवर्स, उनको कितनी वेज, क्या उनको मतलब कि सर्कमस्टांसेस देखने को मिलते हैं, क्या चीजें उनको ऑफर होती हैं, तो उस पे आपका क्या रिव्यू है? आप मेरी ऑडियंस के साथ प्लीज बात करें। वंशिका, हम अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन पंच करते हैं तो उसमें एक क्राइटेरिया सभी बच्चों को नॉर्मल मिलता है, वो है उनका पीएस, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। हर एक बच्चे को एलिजिबल होता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए। उसको वीकली 20 आवर्स काम करने का ऑथराइजेशन मिल जाता है लीगल फॉर्म में। एंड अगर कोई भी सेमेस्टर ब्रेक आती है बच्चे को इन कोर्स, तो उसमें क्या होता है, उसको फुल टाइम राइट मिलता है वर्क करने का, जो कि एक प्लस पॉइंट है अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ अपना बेयर कर लेते हैं जितना वो अर्न करते हैं अपने पार्ट टाइम और फुल टाइम टेन्योर में। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आप वेज की बात करते हैं तो मैम, अगर हम वेजेस की इस टाइम पे बात करें तो अराउंड 10 to 12 जो है AUD पर आवर जो है वो एप्लीकेंट एक्सेप्ट कर लेता है, बट वेरी करता है कि वो कौन कौन से फील्ड में जा रहा है। जैसे कि इस टाइम बच्चे जो पार्ट टाइम में काम करते हैं, या तो डिलीवरी का काम कर लेते हैं या तो किसी स्टोर में वर्क ऑन कर लेते हैं, तो इस तरीके के काम में उनको आराम से 10 से 12 पर आवर जो है वो सैलरी मिल जाती है। ठीक है नमिता जी, पीआर के क्या आपके रिव्यूज हैं? बच्चा पीआर के लिए कब एलिजिबल होता है ऑस्ट्रेलिया में? जैसे बच्चे व्यूअर्स कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना तो बहुत मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया में तो बंदा पीआर हो ही नहीं सकता, तो उस पे आपके क्या रिव्यूज हैं? मैम, पीआर लेने का सिंपल एक ही तरीका है, जिस फील्ड में बच्चे ने पढ़ाई की है उसी फील्ड में काम करें बस। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ रहे हैं, वो बिजनेस फील्ड में होते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, ठीक है, या किसी भी चेन में, फूड चेन हो गए, वहाँ पे सर्विस का काम, एज अ शेफ का काम, इस तरीके का काम करते हैं जो उनके कोर्स के साथ रेलेवेंट नहीं बैठता। और कभी भी आपने पीआर के लिए प्रोसेस करना हो, चाहे बाय इंडिया करना हो चाहे आउटर, आपका सेम फील्ड में एक्सपीरियंस काउंट होता है टू गेट योर पीआर। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि आपको सेम कोर्स के साथ और सेम
फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं तो आपका इजीली पीआर हो जाती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपको ये है कि पीआर के लिए एक बार एग्जाम्स दोबारा पीटी कोर का एग्जाम जो है वो दोबारा देना पड़ता है टू गेट योर पीआर, बट अदरवाइज पीआर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर बच्चा ऑन शोर ही काम कर रहा है, ऑन शोर ही उसने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, तो डायरेक्टली एप्लीकेंट इज एलिजिबल आफ्टर 2 to 3 years ऑफ देयर स्टडी पीरियड, तो वो डायरेक्टली पीआर ले सकता है बट विद द सेम फील्ड एक्सपीरियंस। जैसे कि अभी आपने बताया कि बच्चे को पीआर लेने के लिए पीटी कोर का एग्जाम दोबारा क्रैक करना पड़ता है, तो पीटी कोर जनरल आइल्स की तरह होती है कुछ, और इसमें क्या मतलब बैंड रिक्वायरमेंट है, क्या स्कोरिंग बच्चे को चाहिए कि वो उसको अगर रीअपेयर एग्जाम करना है तो क्या मतलब उसके स्कोर्स आए जिससे वो पीआर के लिए एलिजिबल हो? मैम पीआर के लिए तो एक क्राइटेरिया रहता है, दैट इज 888-7, बट अगर बच्चा ऑनशोर स्टडी कर रहा है और वो 7 भी स्कोर कर लेता है, ईच 7, 7.5 इस तरीके का रेलेवेंट स्कोर भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो इजीली वो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि एक तो उसकी ऑनशोर स्टडी होती है तो उसको उसके पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट एक्सपीरियंस किया होता है तो उसके पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो इसलिए आइल्स की उसको एग्जाम्पशन मिल सकती है। तो इसलिए उसको ज़रूरी नहीं है 888-7 लेने ही एसेंशियल है, वो अराउंड 7, 7.5 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है नमिता जी, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि अगर बच्चे की जीएस जीटी क्लियर हो जाती है तो उसको सबसे मेन जो पॉइंट है वीजा फाइलिंग, जिसपे हमारा वीजा बच्चे का निकलता है, तो वीजा फाइलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है? मैम वीजा फाइलिंग के लिए पहले तो हमें एक ऑफर लेटर रिक्वायर्ड होती है। अब ऑफर लेटर भी दो तरीके की होती है, एक होती है कंडीशनल और एक होती है अनकंडीशनल। अब जब आप वीजा फाइलिंग की बात करते हैं तो हमें चाहिए होती है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। कंडीशन के अंदर तो कोई ना कोई कंडीशन होगी जीटी की, जब आपकी जीटी क्लियर हो जाती है तब आपके पास आती है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। ठीक है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद आपको अपनी आईटीआर, कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जैसे आपकी आईटीआर हो गई, हमारे जीटी फॉर्म्स हो गए, जीएस फॉर्म्स हो गए, वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं, साथ में एसओपी होती है, और साथ में जब हम फीस पे कर देते हैं यूनिवर्सिटी को तो उसके बाद हमें एक सीओई मिलती है, वी कॉल्ड इट एज कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। तो जो सीओई होती है उसी बेस पर आप अपनी फाइल सबमिट कर सकते हो। सीओई जो है वो बहुत मस्ट होती है। जनरली क्या होता है, लोग कहते हैं अनकंडीशनल आ गई तो एप्लीकेशन पंच करने के लिए कह देते हैं, पर जब तक आपकी सीओई नहीं आती आप फाइल सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मेन रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी चीज है जो आपको फाइलिंग के लिए चाहिए। और फाइलिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए सबको पता है कि इमी अकाउंट पे ही एप्लीकेशन पंच होती है। ठीक है नमिता जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, बहुत अच्छी जानकारी आपने मेरे व्यूअर्स को दी। मैं आशा करती हूँ मेरे व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स रहे होंगे वो उनके क्लियर हो गए होंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? मैम सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल मार्केट में ना बहुत फ्रॉड चल रहा है रिलेटेड टू ऑफर लेटर, रिलेटेड टू जीटी। एक चीज क्लेरिफाई करना चाहूंगी कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर देती है और आपकी मेल आईडी पर आती है तो वो हमेशा यूनिवर्सिटी की डोमेन आईडी से आती है। जनरली क्या होता है, हम देखते हैं काफी केसेस मैंने लास्ट में देखे हैं जहां पर उनको फेक ऑफर लेटर्स दी गई हैं। फेक ऑफर लेटर्स कैसे, यूनिवर्सिटी के नेम से जीमेल्स क्रिएट की गई हैं। एंड ये सभी को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी आपको जीमेल के थ्रू ऑफर लेटर नहीं भेजती अनटिल एंड अनलेस दे हैव ऑथराइज्ड एजेंट। बट यूनिवर्सिटी के अपने डोमेन्स होते हैं, तो आपको कभी भी ऑफर आएगी तो यूनिवर्सिटी के डोमेन से ही आएगी। और दूसरी चीज होती है आपके जो आती हैं आपकी फीस। सेकंड पॉइंट, लास्ट हमने काफी ज्यादा क्वेरीज हमें रिसीव हुई थी इस चीज के लिए कि क्या हम फीस एजेंट के अकाउंट में डालकर आगे यूनिवर्सिटी को सबमिट कर सकते हैं? नो, यूनिवर्सिटी डायरेक्ट ऑथराइजेशन दे सकती है आपको कि भाई आप अपनी फीस अपने अकाउंट से किसी भी सोर्स के थ्रू सबमिट करो, आपको अपनी फीस किसी भी एजेंट के अकाउंट में डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये दो चीजें जो थी आई फील कि मुझे आपसे ये डिस्कस करनी चाहिए। रीजन क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लोग इसी तरीके से फ्रॉडुलेंट चीजें कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि एक तो बच्चा हमेशा अपनी ऑफर लेटर को खुद से वेरीफाई कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की साइट पे उनके कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं, उनकी ईमेल होती है, आप अपनी ऑफर लेटर को उनको शेयर करके कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये ऑफर लेटर जेन्युइन है,
वो रिस्पॉन्स करते हैं मैम। सेकेंड थिंग, आपको फीस के लिए हमेशा एक रिलायबल पर्सन चाहिए होता है, नॉट अ एजेंट। आप किसी भी एजेंट के अकाउंट में फीस नहीं डाल सकते। आप डायरेक्टली किसी भी लाइक सोर्स के थ्रू, सोर्सेज लाइक जो रिलायबल होते हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए या बच्चे से पेमेंट लेके यूनिवर्सिटी तक डालने के लिए, तो आपको सिर्फ उन्हीं सोर्सेज के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा रादर देन किसी एजेंट के अकाउंट में डालने के लिए। तो ये दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखें और इन्हीं चीज़ों के ऊपर फ्रॉड हो रहा है। तो एट दी एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी एप्लीकेशन के लिए नामुमकिन नहीं है, पंजाब के लिए तो खासकर, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे पंजाब से बहुत आ रही है। पंजाब, हरियाणा एप्लीकेशन, अगर आप जेन्युइनली काम कर रहे हैं, जेन्युइनली आईटीआर्स हैं, तो आप आसानी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब टफ उसके लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, कोई प्रूफ ही नहीं है, तो वो अब कैसे जा सकते हैं ना। ये तो ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। जो जेन्युइनली काम ही नहीं कर रहा, फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वर्क ऑन कर रहे हैं, तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरी सजेशन सबको ये है कि अच्छे से जेन्युइन तरीके से ही काम करें और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करें। अगर उसको लगता है कि उसके डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया पता है कि वो जेन्युइन मांगता है, तो वो पहले ही प्लान करके चले किसी और कंट्री के लिए, तो रादर देन कि वो ऑस्ट्रेलिया को एज अ टारगेट लेके चले। सिर्फ यही मेरा आपसे एक मैटर डिस्कस करने का था कि बच्चे को अवेयर होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए अपनी एप्लीकेशन के लिए कि भाई मेरी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सेप्टेबल है तो मैं प्रोसीड करता हूँ, नहीं है तो आई कैन मूव टू अनदर कंट्री। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यही आपसे जानना चाहती थी कि मतलब आजकल मार्केट में जैसे बहुत फ्रॉड हो रहा है, जो बहुत फ्रॉडस्टर्स एजेंट्स हैं जो बच्चों को क्या कहते हैं अपने अकाउंट में पेमेंट्स करवाने के लिए फोर्स करते हैं या फिर उनको कहते हैं कि ये फेक ऑफर लेटर्स देते हैं, जिसकी वजह से हमारे व्यूअर्स का, हमारे बच्चों की लाइफ खराब हो रही है। तो मैं इसी टॉपिक पे आपके से इन्फॉर्मेशन लेना चाहती थी जो आपने बहुत ही बेखूबी तरीके से मेरे व्यूअर्स को बताया है। तो नमिता जी, बहुत अच्छा हमारा मतलब आज का पॉडकास्ट रहा। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर किसी भी मेरे व्यूअर को अगर आपकी मतलब की अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है या फिर आपसे कुछ क्वेश्चनिंग रहती है कि वो आपसे डायरेक्ट बात कर सकें, तो क्या आप उनसे मिलके या फिर आप उनके फोन पे बात करके आप उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो उनके जो भी डाउट्स हैं, उनको सॉल्व वगैरह करवा देंगे? जरूर मैम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिकॉज नॉलेज एक ऐसी चीज है जितनी आप शेयर करोगे उतनी ज्यादा एक्सपैंड होगी। तो फर्दर हमारा काम ही लोगों को कंसल्ट करना है, तो अगर हम कंसल्ट करेंगे, उनके डाउट्स को क्लियर करेंगे, तभी हम नॉलेज का एक पर्सपेक्टिव दे पाएंगे। अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनली आप मेरे से मिल भी सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। वंशिका जी, एक और बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि कई बच्चों को, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बच्चे क्या होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, पर जब पता है उनको कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो एक बार कंसल्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। मैं उनको एक ऑल्टरनेट कंट्री, ऑल्टरनेट एक सोर्स दे सकते हैं जिसके थ्रू वो किसी और कंट्री में ट्रैवल करके आगे फर्दर अपनी ऑस्ट्रेलिया ड्रीम कंट्री में भी शिफ्ट हो सकते हैं। बट बेसिक थिंग इज नॉलेज। जब तक बच्चे डिस्कस नहीं करेंगे, और दूसरी चीज, अगर आपकी फाइल एलिजिबल ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो कोई भी आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा सकता, दैट्स अ हॉक्स। तो प्लीज फ्रॉडुलेंट चीजों की बजाय आप अपने केस को खुद से स्टडी करें, क्योंकि आपका केस डिफरेंट है और किसी और को अगर आप देख रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया चला गया तो उसकी फाइल डिफरेंट होगी ना। तो आप अपने बारे में सोचें कि आप कैसे अपनी ड्रीम कंट्री तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट एलिजिबल नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी और कंट्री के थ्रू ट्रैवल करके फर्दर अपनी ड्रीम कंट्री में जाइए। वंशिका जी, आजकल एक और चीज भी बहुत ज्यादा इन है। क्या होता है कि बच्चे को, जब बच्चा किसी भी एजेंट से कंसल्ट करता है तो वो क्या करते हैं, बच्चे की एक ईगरनेस को उनको पता चल जाता है कि भाई इसकी ड्रीम कंट्री इज दैट ऑस्ट्रेलिया। अब उनको पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फेक डॉक्यूमेंटेशंस, फेक आईटीआर्स, फेक बैंक स्टेटमेंट्स, फेक फंड लगा देते हैं, जिसके थ्रू वो बच्चे की एप्लीकेशन डाल तो देते हैं, बट चांस क्या आता है, रिजेक्शन का और बैन का। सबसे बड़ी बात, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपके सारे फंड्स, हर एक चीज को वेरीफाई करता है। अब एजेंट ने तो आपसे इनिशियल पेमेंट ले ली, ठीक है, और आप क्या हो गए, फ्रॉडुलेंट चीजों के
अंडर आ गए, तो जो मेरे को लगता है वो चीज़ गलत है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ईगर हैं अपनी ड्रीम कंट्री को जाने के लिए, तो पहले किसी और कंट्री में ट्रैवल करें जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल है, और उसके थ्रू फिर आप अपनी ड्रीम कंट्री में ट्रैवल करें। तो ये बेटर ऑप्शन है रादर देन किसी भी फ्रॉडलेंट केस में जाने के। ठीक है नमिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लेके। मैं आशा करती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स को जो भी उनके डाउट्स थे, जो भी ये पॉडकास्ट में मतलब की क्वेश्चनिंग हुई, वो उनको हेल्प करेगी उनका फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि ये पॉडकास्ट आपके क्वेश्चंस का आंसर करने में आपको हेल्प किया होगा, और ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, जिनका भी मन है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, जिनको भी ये चीज की नॉलेज नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी फ्रॉडस्टर से बच सके और अपने ड्रीम को सक्सेसफुल कर सके। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। एंड नीचे कमेंट्स में कृपया करके जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे हम आपके साथ नेक्स्ट मिले, नेक्स्ट कॉन्टेक्ट